दोस्तों, एक वक्त था जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था। ये तो हम सभी लोगों ने कई बार सुना है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिर वो कौन सा वक्त था जब हिंदुस्तान सच में सोने की चिड़िया हुआ करता था? जब हमारा मुल्क पूरी दुनिया में दौलत, ताकत और शान और शौकत में सबसे आगे हुआ करता था। जब भारत की फौज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती थी। दोस्तों, अगर आप इन सारे ही सवालों के जवाब तलाश करें तो इस जवाब का सिर्फ एक ही नाम है: बादशाह औरंगजेब आलमगीर, द ग्रेट मुगल एम्पायर। एक ऐसा बादशाह जिसे आप चाहे पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं और नफरत भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो आप कभी नहीं कर सकते वो है इग्नोर करना। क्योंकि इस इंसान ने भारत के इतिहास पर जो असर डाला है वो इतना गहरा है कि उसे मिटाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, इसलिए आज हम जानेंगे बादशाह औरंगजेब आलमगीर का इतिहास। दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार द ग्रोथ की नई वीडियो में। दोस्तों, बादशाह औरंगजेब का असली नाम था मोहिउद्दीन मोहम्मद और उनका जन्म गुजरात में साल 1618 में हुआ था। माँ बाप की बात करें तो वालिद थे शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, और वालिदा थी मुमताज़ महल, जिनकी याद में वो ताजमहल बनाया गया था। आगे चलकर 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब ने अपने वालिद शाहजहां के बाद छठे मुगल बादशाह के तौर पर मुगल सल्तनत की गद्दी संभाली और करीब 50 सालों तक यानी 1707 तक उन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। इतिहास में किसी भी शासक ने इतनी लंबी बादशाहत नहीं की, ना उनसे पहले और ना ही उनके बाद। लेकिन यह गद्दी हासिल करना आसान नहीं था, क्योंकि शाहजहां के 4 बेटे थे और सबकी नज़र ताज और तख्त पर थी। चारों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोच रखते थे, लेकिन शाहजहां की ख्वाहिश थी कि उनका बड़ा बेटा दारा शिकोह बादशाह बने। और इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार तो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि औरंगजेब से खतरा महसूस करते हुए बादशाह शाहजहां ने यह कोशिश शुरू कर दी थी कि औरंगजेब आलमगीर को सल्तनत की राजधानी और महल से जितना ज़्यादा हो सके दूर रखा जाए। इसीलिए उन्हें बहुत ही कम उम्र में कभी मुश्किल इलाकों में मुहिम पर भेज दिया, तो कभी ऐसी जगह गवर्नर बना दिया जहां दरबार की चमक धमक ना पहुंचे। लेकिन यही चीज औरंगजेब के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि वो मैदान जंग में पले बड़े और फौज की चालें सीखी और रणनीति का हर पहलू समझ लिया। नतीजा ये हुआ कि जब 1658 में भाइयों के बीच गद्दी हासिल करने की जंग शुरू हुई, तो कोई भी औरंगजेब के सामने टिक ना सका। और नतीजा ये हुआ कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने सारे ही भाइयों को हराकर खत्म कर दिया और वो बन गए छठे मुगल बादशाह। यहीं से बादशाह औरंगजेब का दौर शुरू हुआ। हालांकि अगर आप गूगल या किसी और वेबसाइट पर सर्च करें कि भारत के पूरे इतिहास का सबसे ताकतवर बादशाह कौन था, तो जवाब में आमतौर पर औरंगजेब आलमगीर ही मिलेगा। इसके पीछे कई वजह हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले कहा है कि औरंगजेब ने सबसे लंबे समय तक गद्दी संभाली। इसके अलावा उसी दौर में मुगल साम्राज्य की सीमाएं इतनी तेजी से बढ़ी कि इतने बड़े इलाके पर पहले किसी भारतीय शासक ने राज नहीं किया था। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मीडिया या सोशल मीडिया पर आज जिस अखंड भारत की बात होती है, सच पूछो तो अगर किसी समय में अखंड भारत का विचार वाकई संभव था तो वह दौर औरंगजेब का ही था। क्योंकि आज के अफगानिस्तान के काबुल से लेकर तमिलनाडु तक हिंदुस्तान की सीमाएं फैली हुई थी। मिलिट्री तो सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग थी ही, लेकिन इकोनॉमी का हाल ये था कि दुनिया की कुल दौलत का करीब 25% हिस्सा अकेले हिंदुस्तान के इस मुगल एम्पायर के पास था। ट्रेड से लेकर एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, स्पाइसेज और सिल्क तक हर फील्ड में भारत का ही सिक्का चलता था। मुगल सल्तनत न सिर्फ ताकतवर बल्कि दुनिया की अमीर हुकूमत थी। दोस्तों, अब बात आती है सबसे विवादी मुद्दे पर। जैसा कि औरंगजेब का नाम आते ही कुछ लोग कहते हैं मंदिर तोड़ने वाला बादशाह। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ मंदिर उनके हुक्म पर तोड़े गए थे, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं दोस्तों, इतिहास ये भी बताता है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को जमीन और फंड दान में दिए, जैसे वाराणसी, वृंदावन और गुजरात के कई मंदिर। इतना ही नहीं, कुछ जगह उन्होंने मस्जिदें भी गिरवाई, और वो भी तब जब वहां से उनके खिलाफ बगावत या साजिश चल रही थी। यानी मामला सिर्फ धर्म का नहीं था बल्कि पॉलिटिकल कंट्रोल का था। उस जमाने में मंदिर और मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं
बल्कि सत्ता के केंद्र भी हुआ करते थे। जहाँ से बगावत उठती वहाँ कार्रवाई होती, फिर चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद। औरंगजेब को अक्सर कट्टर बताया जाता है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखें तो उनकी हुकूमत में करीब 30 से 35% ऊंचे ओहदे हिंदू अधिकारियों के पास थे, और यह संख्या अकबर के दौर से भी ज़्यादा थी। उनके फाइनेंस मिनिस्टर राजा रघुनाथ राय जैसे हिंदू थे, जो पूरी सल्तनत की आर्थिक नीतियाँ चलाते थे। मिलिट्री में भी कई हिंदू कमांडर थे, जैसे राजा राम सिंह, महाराजा शाहू सिंह, जो मराठा के खिलाफ लड़ाइयों में औरंगजेब के साथ थे। दूसरी तरफ मराठा सेना में भी कई मुस्लिम अफसर शामिल थे, जो मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ किसी धर्म की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीति चल रही थी। इसके अलावा कई लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारकर गद्दी ली, लेकिन सच ये है कि उस दौर में ये कोई अनोखी बात नहीं थी। राजनीति की भाषा ही तलवार थी। यहाँ तक कि अशोका महान जैसे शासक ने भी इतिहासकारों के मुताबिक अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, ताकि गद्दी पर बैठ सके। इन्हें अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हम उसे खूनी बादशाह कहते हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि हर दौर की अपनी सियासत होती है, अपनी मजबूरियाँ होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी बादशाह की तारीफ या बुराई करना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि इतिहास को धर्म के चश्मे से नहीं, तर्क के नज़रिए से देखना चाहिए। औरंगजेब एक ऐसा इंसान था जो बेहद सख्त था, लेकिन मेहनती, अनुशासित और अद्भुत प्रशासक भी था। उसने सल्तनत को अपने चरम तक पहुंचाया, भले ही उसके तरीके कठोर थे। इतिहास किसी एक रंग में नहीं लिखा जा सकता। औरंगजेब में अच्छाइयाँ भी थी और खामियाँ भी, लेकिन सच ये है कि उसने हिंदुस्तान के नक्शे और ताकत को एक नई परिभाषा दी। तो दोस्तों, अब जब कभी भी सोने की चिड़िया का जिक्र हो तो याद रखिए, उसके पंखों में औरंगजेब आलमगीर का दौर शामिल था। बाकी दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।